नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो हमारी ये परीक्षा वाणी सीरीज है, तो इसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 8 यानी उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में। तो यह हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है और इस सीरीज में हम जितने भी हमारे परीक्षा वाणी के चैप्टर हैं, तो लगातार उन पर जितने भी उसमें परीक्षा वाणी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सभी को हम कवर कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 पर। तो इसमें जो 2 टॉपिक हैं, मिट्टी और कृषि, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बाकी जो 2 टॉपिक हैं, पशुपालन एवं सिंचाई, तो उसके लिए इसका भाग 2 अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी। तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है और विच्छेदित या अपक्षयित चट्टानों से कार्बनिक पदार्थों के विलयन से यह निर्मित होता है। परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होता है और पृथ्वी को यह पतले आवरण के रूप में ढका हुआ होता है, तो यह मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी की उत्तराखंड में अगर हम मिट्टी की बात करें, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो उसके द्वारा मिट्टी को 8 भागों में, सामान्यतः जो संपूर्ण देश की हमारी मिट्टी है, तो इसको 8 भागों में विभाजित किया है। जिसमें 8 भाग कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट व दलदली और लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो यानी जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, और इसने मिट्टी को, संपूर्ण देश की जितनी भी मिट्टी है, तो इसने 8 भागों में इसको विभाजित किया है। और इसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो इसका जो पर्वतीय प्रकार की मिट्टी है, तो हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है एक मुख्यतः पर्वतीय राज्य है और इसमें हिमालय का भूभाग आता है। तो यह जो पर्वतीय प्रकार की मिट्टी है, तो इसी के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड को रखा गया है। तो पर्वतीय प्रकार की मिट्टी यहाँ पर सामान्यतः पाई जाती है। तो ये एक मोटा मोटा प्रकार इन्होंने बना रखा है कि संपूर्ण देश की मिट्टी को बांटने का। लेकिन जब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो यहाँ पर भी मिट्टी के कई प्रकार पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मिट्टी होती है, इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु, अन्य चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और विभिन्न स्थानों पर इनके अनुपात भी भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं पर खनिज की अधिकता होती है, कहीं पर जैव पदार्थों की अधिकता होती है, किसी मिट्टी में नमी अधिक होती है, किसी में कम होती है। तो यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर हमें यह जो अनुपात है, तो भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। विभाजन के अनुसार अगर हम उत्तराखंड की मिट्टी को देखें, तो यह जो पर्वतीय प्रकार की मिट्टी है, यह वनीय मृदा है, तो यह अविकसित अवस्था में यहाँ पर है। तो अविकसित अवस्था में है और इसमें चूना, फास्फोरस की कमी होती है और साथ में क्या होती है, जीवांश की अधिकता इसमें पाई जाती है। तो यानी जो उत्तराखंड की मिट्टी है, ये पर्वतीय प्रकार की मिट्टी है, यह वनीय प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में अविकसित अवस्था में यह मिट्टी है और चूना और फास्फोरस की इसमें कमी होती है, लेकिन जीवांशों की इसमें अधिकता पाई जाती है। और उपरोक्त विभाजन का सामान्य प्रकार का, परंतु धरातल एवं जलवायु भिन्नता के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्योंकि जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो उसके द्वारा जब इन चीज़ों को, मिट्टी का जो विभाजन किया गया है, तो उपरोक्त जो विभाजन है एवं सामान्य प्रकार में किया गया है। लेकिन जब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो धरातल एवं जलवायु भिन्नता के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें पहले हमारे जो उत्तराखंड में मिट्टी का प्रकार है, तराई मृदा। तो यहाँ पर तराई मृदा की बात करें, तो राज्य के जो दक्षिणी भाग है, तो इसमें तराई क्षेत्र पाया जाता है और इसी में तराई प्रकार की मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है, जो देहरादून से उधम सिंह नगर तक विस्तृत है। तो देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक यह जो तराई मृदा है, यह मिट्टी है, यह पाई जाती है और महीन कणों से निर्मित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो तराई का क्षेत्र है, तो यह जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद हैं, महीन कण हैं, तो उन्हीं के द्वारा यह क्षेत्र निर्मित होता है। तो देहरादून से उधम सिंह नगर तक यह फैला हुआ है और अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें यह अधिक परिपक्व होती है, विकसित अवस्था में होती है और इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और साथ ही जीवाश्म की अधिकता होती है। समतल, दलदली तथा नम उपजाऊ मृदा इसे कहा जा सकता है और इसमें गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो तराई मृदा है, समतल है, दलदली तथा नम एवं उपजाऊ है। तो उपजाऊ के दृष्टि से मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें गन्ने एवं धान की
पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे उत्तराखंड में दो ही ज़िलों को हम मैदानी ज़िलों की संज्ञा देते हैं या मैदानी ज़िले मान सकते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को। तो यहाँ पर उधम सिंह नगर का जो अधिकतम भाग है तो यह मुख्यतः क्या है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें गन्ने एवं धान की जो फसलें हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में होती हैं। तो ये तराई क्षेत्र में मुख्यतः हमारा उधम सिंह नगर जिला आता है। इसके बाद हमारे अगली मिट्टी का प्रकार है भाबर मृदा। तो तराई से जब हम ऊपरी क्षेत्र की यानी उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं राज्य में, तो यहाँ पर हमें भाबर प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो तराई उत्तरी और शिवालिक के दक्षिण में पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भाबर का क्षेत्र है तो इसके ऊपर शिवालिक श्रेणियाँ हैं और जो निचला क्षेत्र है तो ये तराई का क्षेत्र है। तो इसके बीच में शिवालिक पाया जाता है। तो जो तराई भाबर मिट्टी है तो उत्तर में शिवालिक है और दक्षिण में तराई का क्षेत्र है। और हिमालय नदियों के जो भारी अवक्षेप होते हैं या निक्षेप होते हैं तो इनके कंकड़ पत्थर या जो मोटे बालू होते हैं तो उनसे यह मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो हिमालय नदियों के भारी निक्षेपों से भाबर मृदा का या भाबर क्षेत्र का दोनों का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, एक तो ये काफ़ी छिछली होती है, इसमें जल नीचे चला जाता है क्योंकि मोटे कंकड़ पत्थर युक्त होती है। तो इसमें जो पानी रहता है वो नीचे चला जाता है, धरती में समा जाता है और कृषि के लिए यह मिट्टी अनुपयुक्त मानी जाती है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि जो तराई मृदा होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, लेकिन जब हम भाबर मृदा की बात करें तो यह काफ़ी छिछली होती है, इसमें मोटे कंकड़ पत्थर बालू होते हैं, तो कृषि के लिए यह मिट्टी अनुपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद हमारे तीसरा जो मिट्टी का प्रकार है उत्तराखंड में तो यह है चारागाही मृदा या चारागाही मिट्टी। तो यह जो मिट्टी है तो निचले भाग की जलधाराएं और जल के प्रवाह के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं तो यहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। निचले भागों में जहाँ पर जलधाराओं के और जल के प्रवाह के तटवर्ती क्षेत्रों पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो इसको भी 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मटियार दोमट जो भूरे रंग की होती है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ इसमें अधिक पाए जाते हैं, साथ में इसमें चूने की कमी होती है। तो जैव पदार्थ या जीवांश यहाँ अधिक पाए जाते हैं और चूना फास्फोरस की यहाँ पर कमी पाई जाती है। इसके बाद चारागाही मृदा का अगला जो प्रकार है तो अत्यधिक चूनेदार दोमट। तो कहीं पर चूनेदार दोमट प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट। तो ये चारागाही जो हमारी मृदा है तो इसके 5 प्रमुख भाग हैं, मटियार दोमट, अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट प्रकार की मृदा यहाँ पर चारागाही प्रकार की मुख्य मृदाओं में से एक है। अब इसके बाद हमारे अगली मृदा है टर्सरी मिट्टी या टर्सरी मृदा। तो टर्सरी मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियाँ और दून घाटी के आसपास यह हमें देखने को मिलती हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों पर और दून घाटी जो क्षेत्र होता है तो इसमें ये दून घाटी क्षेत्र है तो ये मुख्यतः जो हमारा मध्य या लघु हिमालय है तो दून घाटी मध्य या लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो शिवालिक और मध्य या लघु हिमालय में इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। यह हल्की बलुई एवं छिद्रमय अर्थात आर्द्रता को कम ग्रहण करने वाली मिट्टी होती है और यह मुख्यतः शिवालिक और दून घाटियों में मिलती है। तो दून घाटी की जो मिट्टी, जहाँ पर दून घाटी है वहाँ पर जो टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो इसमें वनस्पति अंश और आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होती है, धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन जब हम इसको सामान्यतः यह मिट्टी शिवालिक के क्षेत्र में पाई जाती है तो इसमें आर्द्रता कम होती है, लेकिन जब दून में या क्षेत्र में यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है तो इसमें वनस्पति अंश भी अधिक मिलता है और साथ ही आर्द्रता को धारण करने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारी मिट्टी का जो अगला प्रकार है तो क्वार्ट्ज मिट्टी। क्वार्ट्ज मिट्टी की बात करें तो यह मुख्यतः भीमताल यानी नैनीताल के क्षेत्र में पाई जाती है और आद्यपुरा एवं मध्यकल्प के क्रेटेशियस युग से यह मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो आद्यपुरा एवं मध्यकल्प में इस मिट्टी का निर्माण हुआ है और इसमें शिस्ट, सेल, क्वार्ट्ज आदि चट्टानों के विदीर्ण होने से यानी टूटने से यह क्वार्ट्ज मिट्टी निर्मित हुई है। और यह जो मिट्टी है इसकी जो प्रमुख विशेषता है, एक तो यह हल्की होती है और साथ में अनुपजाऊ होती है। तो मिट्टी हल्की और अनुपजाऊ प्रकार की यह मिट्टी है। इसके बाद हमारे अगले मिट्टी का प्रकार है ज्वालामुखी मिट्टी। तो ज्वालामुखी मिट्टी मुख्यतः यह भीमताल के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है कि जो उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये नैनीताल के भीमताल के क्षेत्र में पाई जाती है और यह आग्नेय चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है
हल्की और बलुई प्रकार की मिट्टी होती है और कृषि के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो कृषि के लिए उपयुक्त है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनी है और भीमताल के क्षेत्र में यह हमें देखने को मिलती है। इसके बाद सातवां जो प्रकार है यहाँ पर उत्तराखंड में मिट्टी का, तो यह हमारा दोमट मिट्टी है और यह शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों और दून घाटी में पाई जाती है। तो शिवालिक पहाड़ी की जो निचला जो क्षेत्र है तो यहाँ पर पाई जाती है, साथ में दून घाटियों में हमें देखने को मिलती है। इसमें हल्का चिकनापन इसकी मुख्य विशेषता है और इसमें चूना पत्थर, लौह अंश और जैव पदार्थ इसमें विद्यमान होते हैं। तो दोमट मिट्टी में हमें चूना, लौह अंश और जैव पदार्थ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे 8वें प्रकार की मृदा है भूरी लाल पीली मिट्टी। तो भूरी लाल पीली मिट्टी की बात करें तो नैनीताल, मसूरी और चक्राता के क्षेत्र में हमें यह देखने को मिलती है। तो मसूरी और चक्राता देहरादून में है और नैनीताल जिले में हमें यह देखने को मिलती है। इसमें चूना एवं बलुआ पत्थर तथा सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। तो चूना एवं बलुआ पत्थर और सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों के टूटने से यह मिट्टी बनती है और इसका रंग क्या होता है, भूरा, लाल, पीला और धरातलीय अवशेषों के कारण तो इसका रंग भूरा एवं लाल पीला होता है। तो ये धरातल जो अवशेष होते हैं तो उनके कारण इस मिट्टी का रंग भूरा लाल पीला होता है। और यह जो मिट्टी है तो अधिक आर्द्रता ग्राही एवं उपजाऊ होती है। आर्द्रता यानी नमी को धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है और साथ ही यह क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो यानी इसमें जो फसलों की पैदावार होती है तो वह अच्छी होती है। इसके बाद हमारी 9वीं प्रकार की मिट्टी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी पहाड़ी की ढालों पर और पर्वतों के किनारों पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है और यह मिट्टी असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है, यानी उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में हमें यह देखने को मिलती है। इसके बाद अगली मिट्टी है हमारे 10वें प्रकार की वनों की भूरी मिट्टी। तो यह जो वनों की भूरी मिट्टी है तो वनीय भाग में यह मुख्यतः पाई जाती है और इसमें जीवाश्म या जैव तत्वों की अधिकता होती है, साथ में चूना व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसके बाद हमारे अगले प्रकार की जो मिट्टी है यह मृदा है तो भस्मी मृदा और यह मिट्टी ढालों वाले स्थानों पर पाई जाती है। कम ढालों वाले स्थानों पर यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। जहाँ पर कम ढाल है तो वहाँ पर भस्मी प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है और यह उष्ण देशीय तथा समशीतोष्ण संभागों में हमें देखने को यह मिलती है। तो उप उष्ण देशीय और समशीतोष्ण संभाग यानी जो हमारा शिवालिक और लघु या मध्य हिमालय है तो इस क्षेत्र में हमें यह भस्मी मृदा देखने को मिलती है। इसके बाद अगली मिट्टी का प्रकार है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। तो उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा तो यह कम वर्षा वाले जो उच्च पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं तो यहाँ पर पाई जाती है और इसकी जो परत होती है तो पतली इसकी लेयर होती है, पतली परत होती है और इसमें अत्यधिक शुष्कता रहती है, यानी नमी का अभाव रहता है और इसके कारण इसमें वनस्पतियों का भी हमें अभाव देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में यह जो मिट्टी है तो अपरिपक्व अवस्था में यह हमें मिलती है, तो यानी विकसित अवस्था में नहीं मिलती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। उच्चतम पर्वतीय के क्षेत्रों में यह पाई जाती है और छिछली प्रकार की होती है, मोटे कंकड़ पत्थर युक्त होती है, शुष्कता की इसमें कमी होती है। शुष्कता की कमी होगी तो वनस्पतियों का भी अभाव होगा, साथ ही कृषि के लिए यह अनुपयुक्त मानी जाती है। अब इसके बाद है हमारी उच्च मैदानी मृदा। तो उच्च मैदानी मृदा की बात करें तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले घास के जो मैदान होते हैं उनमें यह उच्च मैदानी मृदा पाई जाती है और इसकी मुख्य विशेषता है इसमें नमी की कमी होती है, हल्की या क्षारीय होती है, लेकिन इसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनकी उच्च मात्रा इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हल्की क्षारीय और कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा हमें दिखाई देती है। संरचना में भिन्नता पाई जाती है, चट्टानी टुकड़ों और अन्य जो प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, इसकी संरचना में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो जो उच्च मैदानी मृदा है तो आप देख रहे हैं कि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं, यानी जो हमारा लघु हिमालय है तो लघु हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है तो वह उसमें आता है, क्योंकि यहाँ पर जो लघु या मध्य हिमालय का हमारा जो ऊंचाई है तो 1200 से 4500 के आसपास मानी जाती है। तो इसमें 4000 मीटर से जो ऊपर के स्थान हैं तो यहाँ पर उच्च मैदानी मृदा पाई जाती है और इसमें हमारा क्या होता है, एल्पाइन, चारगा या पास्चर भी पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में जब हम वनों के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि 3000 से 3600 के बीच हमें मुख्यतः जो हमारे बुग्याल हैं तो वह भी देखने को मिलते हैं और बुग्यालों में ही इस प्रकार की मुख्यतः ये मृदा पाई जाती है जो एल्पाइन, चारगा या पास्चर्स के नाम से जाने जाते हैं।
इसके बाद है हमारी उप पर्वतीय मृदा। तो उप पर्वतीय मृदा की बात करें तो यह घास के मैदानों के निचले भागों में देवदार, स्प्रूस व ब्लू पाइन वन इसमें पाए जाते हैं। तो घास के मैदानों के निचले क्षेत्र में यह हमें देखने को मिलती है और इसमें भी जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। ऊपरी परत इसकी रेतीली एवं संगठित होती है, यानी जो ऊपरी परत होगी उसमें रेत की अधिकता होगी, रेतीली होगी और संगठित अवस्था में हमें देखने को मिलती है। लाल भूरा अथवा पीला इसका रंग होता है। तो इसका जो रंग है तो लाल भूरा अथवा पीले रंग की यह मिट्टी होती है और वर्षा की अधिकता के कारण इसमें आर्द्रता अधिक होती है। तो इसमें आर्द्रता हमें अधिक देखने को मिलती है, यानी जो नमी है तो वह इसमें अधिक दिखाई देती है। तो ये हमारे मिट्टी के प्रकार थे उत्तराखंड में। इसके बाद है कृषि। तो उत्तराखंड क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। वैसे तो हमारा देश जो भारत है तो भारत ही कृषि प्रधान देशों में आता है। तो उत्तराखंड हमारा मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और गाँवों में निवास करने वाले लोगों की बात करें तो 69.77 यानी 69.77% लोग अभी भी गाँव में यहाँ पर निवास करते हैं। और जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उस पर ये नियोजित है, मुख्य रूप से आश्रित भी हैं। तो इसमें कृषि, जड़ी बूटी, वन आदि प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र पर नियोजित है। यहाँ की जो 70% आबादी है तो प्राथमिक क्षेत्र पर नियोजित यानी कृषि पर आधारित है। तो राज्य में कृषि संबंधी जो भू सुधार एवं भू प्रबंध हुए हैं तो ब्रिटिश काल से पहले यहाँ पर भू बंदोबस्त मनुस्मृति के आधार पर किए जाते थे, यानी मनुस्मृति के आधार पर जो प्राचीन ग्रंथ हैं तो इसके आधार पर यहाँ पर भू बंदोबस्त किए जाते थे। और 1812 में यहाँ पर गोरखाओं द्वारा भू बंदोबस्त करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1790 से लेकर 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं को काल रहता है और 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पर भी गोरखाओं का कब्जा रहता है। तो 1812 ईस्वी में गोरखाओं द्वारा यहाँ पर भू बंदोबस्त करवाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जब 1815-16 में यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा होता है तो ब्रिटिश काल का यहाँ पर 1815 और 16 में ब्रिटिश काल में पहला भू बंदोबस्त करवाया जाता है। और अब तक कुल यहाँ पर 12 भू बंदोबस्त हुए हैं। तो अब तक कुल यहाँ पर 12 भू बंदोबस्त किए गए हैं। तो ब्रिटिश कालीन जो भू बंदोबस्त हैं, यहीं से जो अधिकतम प्रश्न है तो भू बंदोबस्त से ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त ही पूछे जाते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर 1815 में गार्डनर के नियंत्रण में कुमाऊं में सर्वप्रथम भू बंदोबस्त करवाए जाते हैं और कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर भी ई गार्डनर को बनाया जाता है 3 मई 1815 को। तो इन्हीं के नियंत्रण में यहाँ पर भू बंदोबस्त करवाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब ट्रेल दूसरे कमिश्नर बनते हैं और साथ में जब ये जुलाई 1815 को ट्रेल यहाँ के जो गढ़वाल के यानी जो उप कमिश्नर रहते हैं तो यह नियुक्त किए जाते हैं। तो इन्हीं के नियंत्रण में यहाँ पर भू राजस्व की जो दरें हैं तो 85.195 रुपये यहाँ पर निर्धारित की जाती हैं। इसके बाद जो हमारा 9वां बंदोबस्त है, कुल 12 बंदोबस्त होते हैं और हमारा जो 9वां भू बंदोबस्त है जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है 1863 से 73 के बीच। तो यह जो बंदोबस्त था सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति पर यह आधारित था और GE विकेट के अध्यक्षता में इस भू बंदोबस्त को करवाया गया। तो इसके कारण इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो इसकी चीज़ें हैं तो पहली बार इसमें खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा देखने को मिलता है। तो पहली बार खातेदारों को उनको भूमि का सटीक ब्यौरा दिया जाता है जिसमें खसरा, खतौनी एवं सबरा उपलब्ध करवाया जाता है जो वर्तमान में आज भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर खसरा, खतौनी और सबरा पहली बार इसी बंदोबस्त के द्वारा लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यह पहला बंदोबस्त है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। और जो ये हमारी पर्वतीय भूमि है यानी हमारा जो उत्तराखंड था तो इसको 5 भागों में बांटा गया। तो इसमें 5 वर्ग थे जिसमें तलाऊ, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजरान और कंटील प्रमुख प्रकारों में यहाँ की भूमि को बांटा जाता है। तो 5 प्रकार की भूमि में बांटा जाता है, तलाऊ, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजरान और कंटील। 11वां व अंतिम जो भू बंदोबस्त होता है तो 1928 में किया जाता है तो ब्रिटिश काल में। और 12वां फिर आज़ादी के बाद होता है तो यह केवल इवर्टसन के नेतृत्व में गढ़वाल के क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद 12वें भू बंदोबस्त की बात करें तो 11 जो बंदोबस्त होते हैं तो ब्रिटिश काल में होते हैं और 12वां बंदोबस्त 1960 से 64 में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर करवाया जाता है। और इसमें सिर्फ जो कार्य किए गए तो भू अभिलेखों का अद्यतन किया गया यानी उनको अपडेट किया गया। और तत्कालीन जो हमारा राज्य था तो उत्तर प्रदेश में शामिल था। तो 3 से 1/8 एकड़ तक की जो जोते थे या खेत थे तो उनको भू राजस्व की दर से मुक्त कर दिया यानी उनको कर मुक्त कर दिया गया। और इसमें यहाँ के जो 90% किसान थे तो वो भूकर से मुक्त हो गए यानी उनको भूकर नहीं देना पड़ेगा।
तो भूकर से मुक्त ग्रामीण भूमि छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर गए। तो उत्तराखंड में पलायन एक मुख्य समस्या है और इसमें जो एक कारण माना ये भी जाता है कि यहाँ पर जो 90% किसान हैं तो भूकर से मुक्त हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो किसान हैं तो खेती बाड़ी छोड़कर लोग शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। राज्य गठन से पूर्व यहाँ पर सक्रिय जोतों की बात करें, क्योंकि जब भूकर से 90% किसान मुक्त हो गया तो यहाँ पर सक्रिय जोतों की बात करें तो 9.26 लाख यहाँ पर राज्य गठन से पूर्व क्या थी, सक्रिय जोतें थी। और अब यहाँ पर क्या है 3.5 घटकर ये 8.91 लाख जो सक्रिय जोते हैं तो इनकी संख्या 8.91 लाख हो गई है। 3.5% ये घट गई हैं। तो 35,000 जोतें परती व बंजर हो गई हैं। तो जो 35,000 जोतें हैं ये खेत हैं तो ये परती एवं बंजर हो गए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में भूमि मापन की बात करें तो एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर नाली और मुट्ठी यहाँ पर भूमि मापन का मुख्य पैमाना है। तो 16 मुट्ठी बराबर होता है एक नाली और 50 नाली में होता है 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर। तो ये पूछा भी जाता है कि यहाँ पर भूमि मापन के नाली और मुट्ठी क्या है, तो ये भूमि मापन के यहाँ पर पैमाने हैं। तो एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है। तो ये भी पूछा जा चुका है। ये दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकारों की हम बात करें तो पर्वतीय कृषि भूमि का जो विभाजन है तो इसको हम सामान्यतः 2 भागों में इसको बांट सकते हैं हम उत्तराखंड में, मैदानी भाग और पर्वतीय भाग। तो मिट्टी की प्रकृति के आधार पर और पर्वतीय भागों में सिंचाई की प्रवृत्ति के आधार पर। तो सिंचाई के प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो उत्तराखंड जो पर्वतीय भाग है तो इसमें हम तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि और इजरान भूमि, तो इसको हम यहाँ पर सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जो तलाऊ भूमि है तो भूमि घाटी के तलों में यह स्थित होती है, यानी जो निचली भूमि होती है भूमि घाटी के तलों के आसपास होती है तो इसे तलाऊ भूमि कहते हैं। और जब घाटी के आसपास है तो घाटी में यहाँ पर जो नदियाँ हैं या छोटी गाड़े हैं तो उनसे यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, यानी जो सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होगी तो तलाऊ भूमि में हमें देखने को मिलती है। और यह उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी होती है। तो यानी जो उपराऊ भूमि है तो यहाँ पर सिंचाई सुविधा 3 गुना अच्छी होती है और यहाँ फसल भी अच्छी होगी। तो उपराऊ भूमि की बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में स्थित होती है और इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। तो उपराऊ जो अव्वल जो भूमि होती है तो दोयम से या 1.5 गुना अच्छी भूमि होती है, और जो उपराऊ दोयम है तो इजरान से या 2 गुना अच्छी भूमि होती है। इसके बाद इजरान भूमि की बात करें तो वनों के किनारे जो अपरिपक्व भूमि होती है और पथरीली और कटीली भूमि होती है तो इजरान कहते हैं। जो वनों की बंजर भूमि है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है तो उसे इजरान कहा जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि है तो उसको गांव के समीप जो भूमि होती है, सामान्यतः जो गांव के समीप है तो उसे घर्या भूमि कहते हैं। गांव के मध्य में है तो उसे बिचलिया भूमि कहते हैं। और वनों से लगी हुई भूमि को बुनिया या बणिया भूमि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो विभाजन है तो ये गांव में जो खेतों की स्थिति है तो उसके आधार पर करते हैं। जो गांव के समीप है तो घर्या, जो गांव के मध्य में बिचलिया, जो वनों से लगी हुई भूमि है तो बुनिया या बणिया के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद उत्तराखंड में जो कृषि की जाती है तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है, जिसमें पहला है समोच्च कृषि। और समोच्च कृषि इसको समोच्च खेती को या कृषि को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। और कंटूर रेखा पर यह कृषि की जाती है। जो यहाँ पर हमारे ढाल होते हैं तो ढालों के विपरीत यहाँ पर कृषि की जाती है जिसे कंटूर रेखा कहते हैं। और ये जो कंटूर खेती है या कंटूर कृषि है तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह लाभदायक होती है। इसके बाद हमारा यहाँ पर अगले खेती का प्रकार है सीढ़ीदार खेती। तो ये आपने देखी होगी, गाँव में सीढ़ियाँ बनाकर कृषि की जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी के रूप में आड़ी जुताई करके इन पर कृषि की जाती है। तो ये सीढ़ीदार खेती कहलाती है। तो समोच्च खेती, सीढ़ीदार खेती। और तीसरा यहाँ पर जो मुख्य प्रकार है तो स्थानांतरण खेती। तो यह इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और यह जो आदिम जनजातियाँ हैं यहाँ पर, यानी जो अपना स्थान परिवर्तित करती रहती हैं, तो इन जनजातियों में स्थानांतरण खेती हमें देखने को मिलती है। तो स्थान परिवर्तन के कारण इसे स्थानांतरण खेती या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। और कंटूर की बात करें यानी जो समुच्च खेती है तो ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे पर्वतीय ढाल है तो मिलाने वाली जो रेखा होती है तो इसे कंटूर कहा जाता है। और इस कारण जो समुच्च कृषि है या समुच्च खेती है तो इसे कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है।
इसके बाद यहाँ पर फसल उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फसलें हैं तो रबी खरीफ फसलें यहाँ पर अधिक उत्पादित होती हैं और जायद की अपेक्षाकृत यहाँ पर कम कृषि होती है। तो हमारे देश में या संपूर्ण देश में 3 प्रकार की मुख्यतः फसलें होती हैं, रबी खरीफ और जायद। तो यहाँ पर रबी और खरीफ की फसलें अच्छी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, लेकिन जायद की अपेक्षाकृत यहाँ पर कम उत्पादित की जाती हैं। इसके बाद रबी फसल की बात करें तो रबी फसल बुआई अक्टूबर से दिसंबर में बुआई होती है, कटाई मार्च से अप्रैल के बीच होती है रबी फसल की। और इसकी जो विशेषता है तो कम जल और औसत ताप इसको चाहिए होता है। और प्रमुख जो इसकी फसलें हैं तो ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है या रबी की फसल है। तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू क्या हैं, ये सभी क्या हैं, रबी की फसलें हैं। और मुख्यतः ये जो अक्टूबर या दिसंबर यानी सर्दियों के महीने में बुआई वाली जो फसलें हैं तो ये रबी फसलें कहलाती हैं। खरीफ फसल, तो खरीफ की बात करें तो बुआई मई जुलाई में यानी गर्मियों में, और इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। तो आवश्यकता इसके अधिक जल और ताप वाली होती हैं, तो इन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। और इसमें जो प्रमुख फसलें हैं तो चावल, कोदा, कौड़ी, झंगोरा, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा, मूंग और बाजरा, यानी जो बरसात के टाइम जो फसलें होती हैं बरसात के समय, तो इनको खरीफ की फसलें कहा जाता है, जिसमें प्रमुख चावल, कोदा, कौड़ी, झंगोरा, मक्का और चौलाई है। इसके बाद यहाँ पर कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर जो खेती की जाती है तो यह हमारी गेहूं की खेती है। तो कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल से कृषि भूमि अधिक है। और साथ ही अगर उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती है तो यह गेहूं की खेती की जाती है। इसके बाद अगर पर्वतीय भाग और मैदानी भागों में बात करें जो यहाँ पर मुख्य फसलें हैं तो पर्वतीय भागों में मास, उड़द, तोर, गहत, राजमा, भट्ट, उगल, लाल धान। तो लाल धान यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और इसमें जो कमल नदी है या सिराई घाटी है तो ये भी लाल धान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी में यमुना की सहायक नदी है कमल नदी, और इसे यमुना का यह कमल नदी है तो इसे प्रोला घाटी का वरदान भी कहा जाता है। तो यह लाल धान के लिए प्रसिद्ध है। चौलाई, मंडवा, झंगोरा, चीणा, काकुन और रयाल क्या है, ये सभी पर्वतीय फसलें हैं। मुख्यतः हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में ये उगाई जाती हैं। यहाँ की मैदानी फसलों की बात करें तो गेहूँ, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर और सोयाबीन क्या है, यहाँ पर मैदानी भाग की यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद राज्य की जो सर्व प्रमुख फसल है जिसका नाम है गेहूं। तो गेहूं की बात करें तो यह आवश्यकता होती है इसे 50 से 70 सेमी यहाँ पर वर्षा की होती है। और इसका जो ताप है तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में प्रारंभिक में इसे ताप चाहिए होता है, और बाद में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे तापमान की आवश्यकता होती है। तो राज्य का जो कुल 33% भाग है तो इसमें गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। यानी जो हमारे कुल राज्य में जो खेती होती है तो उसके 33% भाग पर यानी 1/3 भाग पर कुल गेहूं बोया जाता है। और कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में इसकी अधिक बुवाई होती है। और राज्य के जो प्रमुख जिले हैं जिसमें गेहूं उत्पादित किया जाता है तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, तो ये प्रमुख जिले गेहूं उत्पादक जिले हैं और सर्वाधिक देहरादून में उत्पादित होता है। इसके बाद हमारा अगला जो प्रमुख फसल है तो यह है चावल। और चावल राज्य की द्वितीय फसल है। तो चावल राज्य की द्वितीय फसल है। इसकी जो आवश्यकता की बात करें तो इसे चिकनी मिट्टी या मटिया दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसको जो ताप चाहिए होता है तो रोपते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय जब फसल तैयार होती है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होना चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होनी जरूरी है। और राज्य में बुआई की बात करें तो 21.6% पर यहाँ पर कुल क्षेत्रफल है जहाँ पर कृषि की जाती है तो उसका 21.6% पर हमारे चावल की खेती होती है। और जलवायु की बात करें तो इसे गर्म जलवायु होनी चाहिए। उत्पादक जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर मुख्यतः यहाँ पर हमारे चावल उत्पादक जिले हैं। इसके बाद हमारी तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना। तो राज्य की तृतीय फसल है या तीसरी फसल है। और इसकी आवश्यकता की बात करें तो गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी होनी आवश्यक होती है। और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस होना इसके लिए आवश्यक होता है। राज्य के अगर उत्पादन भाग की बात करें तो लगभग 6% भाग पर यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है तो उधम सिंह नगर में उत्पादित होता है, कुमाऊं के क्षेत्र में उत्पादित होता है।
और इसके प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं तो उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों में से एक है। यानी जो हमारा मैदानी क्षेत्र है और निचला क्षेत्र है तो यही पर मुख्य रूप से फसल भी होती है और यही जिले हमारे जो फसल उत्पादक जिले भी हैं। इसके बाद हमारे अगली फसल है जौ। तो जौ की बात करें तो गढ़वाल मंडल में जौ का उत्पादन अधिक होता है और इसके उत्पादक जिलों की बात करें तो पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली और उत्तरकाशी। तो ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर जौ का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमारी अगली फसल है मक्का। तो मक्का उत्पादन करने वाले जिले हैं देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी। तो ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद मंडुवे की बात करें तो जिसे कोदा या रागी के नाम से भी जाना जाता है, तो पर्वतीय भागों में इसका उत्पादन होता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल और बागेश्वर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फसल है सरसों। तो सरसों की बात करें इसे 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान प्रारंभिक जब बुआई होती है तब चाहिए होता है और बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता होती है सरसों को। उत्पादक जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल क्या है हमारे ये प्रमुख सरसों उत्पादक जिले भी हैं। इसके बाद अगली फसल है दालें। दालों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कलौं, गुरस, गहत, मास, भट्ट, राजमा, मसूर, चना, उड़द और मटर। तो यहाँ की ये प्रमुख दालें हैं। 70% जो उत्पादन होता है तो कुमाऊं में होता है। तो कुमाऊं में सर्वाधिक उत्पादन दालों का किया जाता है। 70% जो दालें होती हैं तो कुमाऊं में उत्पादित होती हैं। प्रमुख जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो मुख्य रूप से कुमाऊं में ही दालों का उत्पादन होता है। और गढ़वाल के जिलों की बात करें तो हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून और चमोली जिलों में दालें उत्पादित की जाती हैं। इसके बाद सब्जी एवं मसालों की बात करें तो राज्य में जो मुख्य सब्जी है तो वह आलू है और यह सभी जिलों में इसका उत्पादन होता है। यहाँ की जो प्रमुख सब्जी हैं तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और हरा मटर क्या है यहाँ पर मुख्य सब्जियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर मसालों का भी उत्पादन होता है जिसमें तेजपात, मेथी, हींग, धनिया, दालचीनी, इलायची और अदरक है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाने का श्रेय जाता है तो ये जाता है अल्मोड़ा के एक व्यक्ति हैं किशन चंद जोशी। तो इन्होंने 6.6 मीटर का यानी 21.64 फीट का इन्होंने एक मिर्च का पौधा उगाया है जिसकी गोलाई 3 फीट है, फैलाव 8.2 फीट है और इनका जो नाम है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाने का जो श्रेय जाता है तो ये किशन चंद जोशी जो अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। इसके बाद बागवानी फसलों की बात करें तो यहाँ पर शीतोष्ण फल और समशीतोष्ण फलों की बात करें तो जिसमें सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम और खुमानी। तो ये प्रमुख शीतोष्ण फल हैं जो शीतोष्ण होते हैं। और समशीतोष्ण फलों की अगर हम बात करें तो इसमें आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार और नींबू वर्गीय फल इसमें आते हैं जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लीची की बात करें तो लीची के बाग हमें मुख्यतः देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में देखने को मिलते हैं। तो उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर पौड़ी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में भी इसके उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हमारा उत्पादक जिला है तो यह हमारा देहरादून है और इसे भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में भी शामिल किया है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड के किस जिले को लीची निर्यात जोन में शामिल किया है, तो यह हमारा देहरादून जिला है। तो एकमात्र देहरादून जिले को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। इसके बाद हमारी अगली जो फसल है तो यह है सेब। और सेब 2 जिलों में इसके बागान नहीं है, आपको ध्यान रखना है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। तो मैदानी जिले हैं और यह मुख्यतः पर्वतीय फसल है। तो 2 जिलों में बाग नहीं है। तो सर्वाधिक जो बाग हैं तो वह उत्तरकाशी में है और सर्वाधिक जो सेब उत्पादित होते हैं तो यह उत्तरकाशी जिले में ही किए जाते हैं। इसके अलावा नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में भी सेबों का उत्पादन किया जाता है। तो राज्य में जो उत्पादित सेब हैं तो इनको जब बाहर विक्रय करते हैं हम तो दिल्ली में इनको न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब कहकर इनको बेचा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर संतरा और नींबू का भी उत्पादन होता है। दोनों एक ही वंश के ये पौधे हैं और इसका जो उत्पादन है संतरा और नींबू का तो नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा और देहरादून में मुख्य रूप से यह किया जाता है। और उत्पादन की जो किस्मों की बात करें तो नागपुरी, एमदर और लड्डू प्रकार की जो किस्में हैं तो इनका उत्पादन हमारे उत्तराखंड में किया जाता है। इसके बाद नाशपाती। तो नाशपाती की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और चमोली जिले में नाशपाती उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अखरोट की बात करें तो अखरोट का जो मुख्य उत्पादन है पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में किया जाता है।
अब इसके बाद औषधीय एवं अन्य फसलों की बात करें तो कुछ यहाँ पर औषधीय प्रकार की फसलें भी उत्पादित की जाती हैं, तो जिनमें बेलाडोना, कुटकी, अफीम, मिंट, गंदा, पामारोजा, तुलसी और पायरेथम है। इसके अलावा यहाँ पर जो सुगंधित फसलें हैं जिरेनियम, तेजपात, आर्टेमिसिया और शाहजीरा। पुष्पीय फसलें हैं गेंदा, डेमस और गुलाब। इसके अलावा यहाँ पर जो पेय फसलें हैं जिसमें लेमन ग्रास व चाय हैं, और बायोडीजल हेतु यहाँ पर जट्रोफा की खेती भी की जाती है। तो यहाँ पर राज्य सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है जट्रोफा, तो यहाँ पर बायोडीजल हेतु इसकी खेती की जा रही है। और पेय फसलों में लेमन ग्रास और चाय यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं। तो राज्य में सर्वप्रथम अगर औषधीय फसलों की बात करें तो बेलाडोना की यहाँ पर खेती प्रारंभ होती है 1903 में कुमाऊं से प्रारंभ की जाती है। तो बेलाडोना यहाँ पहला औषधीय पौधा है जिसकी खेती प्रारंभ होती है। और उसके अलावा यहाँ पर कुटकी, अफीम और पायरेथम की भी खेती करनी प्रारंभ की गई थी। तो इसके बाद जिरेनियम की बात करें तो जिरेनियम क्या है, एक अफ्रीकी मूल का शाकीय पौधा है जो सुगंध युक्त होता है। और इसका जो वनस्पतिक नाम है तो ये भी पूछे जाते हैं, पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। तो पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस क्या है, इसका वनस्पतिक नाम है। और यह जो इसका मुख्य उत्पाद बनता है तो सुगंधित तेल और जो कि पत्तियों से निकाला जाता है। तो सुगंधित तेल में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। और राज्य सरकार द्वारा इसकी खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिरेनियम की। और तेल इसका विदेशों से भी आयात होता है, तो यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वह ज़्यादा है और उत्पादन कम है। तो इसके लिए राज्य सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। और इसकी खपत क्या है, भारतीय व विदेशी बाजारों में है। इसके बाद है हमारा जो पेय पदार्थों की खेती है, तो इसमें चाय प्रमुख आता है। और इसमें चाय की आवश्यकता की बात करें तो आर्द्र एवं उष्ण जलवायु चाय के लिए उत्पादन के लिए चाहिए होती है। वर्षा 200 से 250 सेमी तक यहाँ पर वर्षा चाहिए होगी। और इसके उत्पादन की बात करें तो मध्य हिमालय व शिवालिक पहाड़ियों की मध्य जो पर्वतीय ढाल भूमि होती है, तो ढालदार भूमि चाहिए होती है चाय के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर मध्य हिमालय व शिवालिक पहाड़ियों के मध्य पर्वतीय ढालों पर इसकी खेती की जाती है। तो राज्य में उत्पादन की बात करें तो 7 जिलों में वर्तमान में हमारे चाय बागान मौजूद हैं, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून है। तो अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून में क्या है, 7 जिलों में चाय बागान स्थापित हैं। और 7 जिलों के 18 ब्लॉकों में, तो 18 विकास खंड में चाय के ये बागान स्थापित किए गए हैं, जो कि 1000 से अधिक हेक्टेयर में इनका विस्तार है या फैले हुए हैं। राज्य की जो श्रेष्ठ चाय है तो उसको श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है, ऑर्गेनिक चाय को। और यह जापान, कनाडा और हॉलैंड के द्वारा परीक्षणों के बाद इनके द्वारा राज्य की जो ये ऑर्गेनिक चाय है तो इसको श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है। और इनके द्वारा इनकी मांग भी की जाती है। तो जो हमारा उत्तराखंड है तो यह जापान, कनाडा और हॉलैंड को ऑर्गेनिक चाय का निर्यात भी करता है। तो ब्रिटिश काल से यहाँ पर जो चाय के बागान हैं तो ये काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो टी स्टेट के नाम से इन्हें जाने जाते थे, जो जिनमें वर्तमान में भी चाय के बागान मौजूद हैं। तो ये हमारा कौसानी, भीमताल, भुवाली, चौकड़ी और कोटा बाग यहाँ पर ब्रिटिश काल से ही ये जो बागान हैं तो टी स्टेट के नाम से ये प्रसिद्ध रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा समुचित विकास व वित्तीय व्यवस्था एवं निवेश आदि की उपलब्धता है नहीं, जो हमारे चाय की खेती है तो उसका समुचित विकास करने के लिए और अधिक से अधिक उसका विस्तार करने के लिए, साथ में रोजगार से उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया है। और उसके अलावा 2012 से 15 तक बोर्ड द्वारा 3 नई चाय फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है। तो जब बोर्ड बनाया गया उसके बाद बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 2012 से 15 तक 3 नई चाय फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं, जिसमें चंपावत, नौटी यानी जो चमोली में है, और हरिनगरी गरुड़ में एक चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई हैं। और इससे पहले जो स्थापित थी चाय बागान घोड़ाखाल नैनीताल में मौजूद था। और अत्याधुनिक जो चाय फैक्ट्री है तो इसकी स्थापना कौसानी में की गई है। और यह बोर्ड व निजी क्षेत्र के सहयोग से यह स्थापित किया गया है। तो ये था हमारा परीक्षा वाणी का अध्याय 8 है, उत्तराखंड मिट्टी और कृषि। बाकी जो इसका भाग 2 आएगा तो उसमें हम पशुपालन और सिंचाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवाल क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।